नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद। तो आइए हम देखते हैं बहुपद के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि पूछ लेगा क्वेश्चन में बहुपद की घात बताओ। ठीक है, तो इस बहुपद में देखिए जो चर है इसकी सबसे बड़ी घात क्या है। तो देखिए ये चर यक्स है, यक्स है, यक्स है। ठीक है, इस यक्स में सबसे बड़ी घात क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात यक्स की घात 4 है, तो इसको बहुपद की घात बोलेंगे। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 4 घात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें देखेंगे इस बहुपद की घात क्या है, 3 है, क्योंकि चर की घात सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। और इस वाले समीकरण में, इस वाले बहुपद में चर की घात 2 है और इस वाले बहुपद में चर की घात 1 है। देखिए ये बहुपद है। ठीक है, अगर इसको बराबर 0 लिख देना, जैसे यहाँ पे 4x + 7 बराबर 0 लिख दो, इसको बराबर 0। अभी ये पहले बहुपद था, जैसे बराबर 0 लिखेंगे तब ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे बहुपद की ज्यादा घात, सबसे बड़ी घात 4 है ना, अगर 4 है तो इसको क्या बोलेंगे, 4 घात बहुपद। ठीक है, 4 घात बहुपद। ऐसे ही यहाँ पे देखिए घात की बहुपद 3 है ना, तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, कौन सी बात, त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद। और ऐसे ही इसमें देखिए 3x² + 5x + 7 है, तो यहाँ पे बोलेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए x की घात क्या है, सबसे बड़ी 1 है, 1 है ना, इसको पता है एक घात बहुपद बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सही सही रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अभी बताया जब इसको बराबर 0 कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, 4 घात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कोई समीकरण में हमें पूछ ले गुणांक, ये गुणांक क्या होता है, जैसे समीकरण में बहुपद, ये देखिए क्या है हमारा बहुपद है ना, इसमें पूछ लेगा ना कि भैया x की घात 4 का गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक जो इसके सामने गिनती लिखी होती है, तो ये 3 क्या होगा, x की घात 4 का गुणांक होगा। यहाँ पे x² का गुणांक पूछ ले तो 7 होगा। ऐसे ही x का गुणांक पूछ ले तो 5 होगा। और ये जो 7 अकेला है ना, इसको अचर पद बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए 4x³ मतलब x³ का गुणांक क्या होगा, 4 होगा, x² का गुणांक 8 होगा, x का गुणांक 4 और यहाँ 9 क्या होगा, अचर पद होगा। ठीक है, तो आपको अब देखिए ये जैसे ये बहुपद लिखा है ना, अभी ये बहुपद को हम ना ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि px बराबर ये कि 3x की घात 4 + 7x² + 5x + 7। अगर कहीं इसका मतलब px लिख गया तो इसका मतलब ये px यही है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे ना अगर हमें x बराबर 2 रख दे, ठीक है, इस वाले समीकरण में, जब देखिए जब x बराबर 2 रखेंगे तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख देंगे। जैसे यहाँ देखिए px है ना, जब x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, p2 बराबर, अब देखिए जहां पे x है वहां 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पे 3x की घात 4 है, इसका मतलब क्या होता है, 3 गुणे x की घात 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 गुणे x की घात 4, x की जगह 2 रखना है तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा, प्लस 7, x² है ना, तो फिर 7 गुणे स्क्वायर है, तो यहाँ x की जगह 2 रखेंगे, फिर 2 की घात 2, प्लस क्या है यहाँ पे 5, फिर x है ना, तो 5 गुणे 2, ठीक है, प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ जब 2 की घात 4 करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया का क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 गुणे 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 क्या हो जाएगा, 4, और 4 में 7 से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा हमारा 28, और यहाँ पे 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और प्लस 7। अब इसको हम जोड़ देंगे, क्या होगा, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये 0 है, तो 8 8 16, 16 और 7 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 के 3 हो जाएगा, हासिल गया 2 और 4 2 6 6 1 7 7 2 9, तो हमारा क्या हो जाएगा 93। अब इसको हम ये बोल सकते हैं ना कि x बराबर 2 पर ये बहुपद क्या है, px का मान 93 है। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल देते हैं, मतलब x बराबर 2 पे px का मान बताओ, तो हम ऐसे x की जगह 2 रख के निकाल देंगे। ऐसे ही ये समीकरण में पूछ दे कि x बराबर 3 पर इस
बहुपद का मान बताओ, x बराबर 4 पे इस बहुपद का मान बताओ। इस तरीके से हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बहुपद का मान निकालते हैं। ये देखिए हमारा चौथा कॉन्सेप्ट क्या है ना, पूछ लेगा भैया बहुपद का शून्यक बताओ, ठीक है। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक पता है क्या होता है। अभी इसके पहले हम लोग देखें कि भैया अगर किसी बहुपद का मान निकालना हो तो x की जगह किसी मान x बराबर कुछ पे, तो क्या करो उसे रख दो। ऐसे यहाँ पे जैसे हम निकाले थे P2 पे x बराबर 2 पे बहुपद का क्या मान है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें x बराबर 2 पर, क्या x बराबर 2 पर px का मान मतलब क्या हो जाएगा P2। P2 का मतलब देखिए इसको हम क्या मान सकते हैं, px मान सकते हैं ना, px बराबर इतना, तो इसका मतलब P2 निकालना है। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 2, 2 की घात 2 हो जाएगा, -5 गुणे 2 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जब 2 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 4, और यहाँ पे 5 दूना क्या हो जाएगा 10 प्लस 6। तो देखिए यहाँ से 4 और ये 6 दोनों प्लस में है, तो 4 6 क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे अकेले 10 माइनस के साथ है, तो जब 10 में से 10 घटाएंगे क्या आ जाएगा हमारा 0। तो देखिए जो x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या आ गया 0। अगर जिस मान पर x के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए तो ये क्या होता है, वह मान इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसका मतलब इस बहुपद का शून्यक क्या है 2 है, x बराबर 2 क्या है इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि इसी 2 मान रखने से पूरा बहुपद 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसी को हम बहुपद का शून्यक बोलते हैं। तो वही कहेंगे कि x का वह मान जिस पे बहुपद का मान 0 हो जाता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए शून्यक कैसे हम निकालेंगे, तो हम देखिए इसमें देखेंगे ना इस कॉन्सेप्ट में जो है x माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करो। क्या करना है के शून्यक ज्ञात करो, ठीक है, शून्य ज्ञात करो। इसमें देखिए शून्यक निकालना है ना, ये देखिए द्विघात बहुपद है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना जानते होंगे आप, जैसे देखिए कैसे होता है गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे देखिए x के सामने कुछ लिखा नहीं है, मतलब एक इसका गुणांक क्या होगा। जब देखिए गुणांक पूछा जाए ना तो देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है -5 होगा, क्योंकि इसके सामने चिन्ह माइनस है। तो कभी भी ध्यान देंगे x का गुणांक क्या होगा -5। लेकिन x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है और 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो हम गुणनखंड करते समय देखिए 1 जो यहाँ होता है इसका और इसका गुणा कराते हैं, लेकिन जब यहाँ x के सामने कोई है ही नहीं 1 के अलावा, तो यहाँ पे 6 है ना, इसी का हम खंड करेंगे, दो खंड करेंगे। देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, सीधा तरीका ये होता है कि इसका गुणनखंड करो और ये बीच वाले पद को 2 पदों में तोड़ो, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं भैया, 6 को ऐसे पद में तोड़ो कि इनको जोड़ने पे क्या आ जाए हमारा -5 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 तिया का क्या हो रहा है 6 हो रहा है, लेकिन 2 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे तोड़ेंगे -2 गुणे -3 में। देखिए जब -2 और -3 में टूटेगा, दोनों का गुणा ऋण ऋण धन हो जाएगा और 2 तिया का 6 हो जाएगा। और लेकिन जब आपस में जोड़ेंगे -2 और -3 तो यहाँ से आएगा -5, ठीक है। इसका मतलब -5 को -2 और -3 में तोड़ना है, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या होगा, ऐसे हम लिखेंगे x स्क्वायर -5x है ना, तो देखिए -2x इस तरीके से लिखेंगे, -3x पीछे x लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है और प्लस 6 है, ठीक है। अब इसका हम देखिए यहाँ से ये दोनों में x कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। जब देखो इसमें कॉमन लेंगे क्या, x दोनों में दिख रहा है ना, यहाँ से x निकल गया, एक x निकला तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ से भी x निकला तो सिर्फ -2 बचा। अब यहाँ दोनों में देखो, यहाँ क्या है -3 कॉमन लेंगे हम, क्या -3, क्योंकि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, क्योंकि ये 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा x -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x -2 है, यहाँ x -2, इसमें से x -2, इसमें से x -2 कॉमन जब ले लेंगे तो जब देखिए x -2 निकल आए तो यहाँ अकेला बचा x,
x बचा, यहाँ से भी निकला तो यहाँ बचा अकेला -3। अब देखिए जब इसका गुणनखंड हो गया ना, तो हम देखिए इसका शून्यक निकालना है, तो यहाँ से x-2 बराबर इसको 0 करना है। ये देखिए बहुपद है, जब इसको 0 करेंगे तो x-2 बराबर 0, तो यहाँ से ये -2 जब उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, तो एक शून्यक ये होगा। और यहाँ से x-3 बराबर 0, जब शून्यक निकालना हो तो इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर, x-3 बराबर 0, तो इसका मतलब x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो शून्यक होंगे, 2 और 3। देखिए ये द्विघात बहुपद जब शून्यक निकालना होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुणनखंड से ही सारे शून्यक निकाले जा सकते हैं। कुछ होंगे जो आप गुणनखंड जिसका आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसका फार्मूला होता है जिसको द्विघात सूत्र से निकाले जाते हैं। ठीक है, द्विघात सूत्र से, जिससे द्विघात बहुपद है उसके लिए, ठीक है, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, उसको भी मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और है, यही शून्यक निकालने के लिए अगर रैखिक समीकरण हो जाए तब कैसे निकालेंगे। रैखिक समीकरण जैसे लिखा जाए 4x + 5 एक बहुपद है, तो भैया इसमें x का क्या मान रख दे कि ये 0 हो जाए। तो देखिए इसी को हम 0 के बराबर कर देंगे। क्या करेंगे 4x - 5 बराबर 0 करेंगे, तब देखिए क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -5, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -5 बटे, देखिए 4 नीचे चला आता है तो क्या होगा -5 बटे 4। तो इस बहुपद का शून्यक क्या है -5 बटे 4। अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पे x की जगह -5 बटे 4 रख के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पहले 4 है तो 4 लिख लीजिए, गुणे x की जगह क्या रखना -5 बटे 4, तो क्या होगा -5 बटे 4। ठीक है, जब माइनस के साथ कभी रखो ना तो ब्रैकेट जरूर लगा लो। ठीक है, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ हो जाएंगे, गुणा और माइनस एक साथ नहीं हो सकते। गुणा मतलब दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकते, उसके बीच में गिनतियां होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। ब्रैकेट लगा लोगे तो चल सकता है काम। उसके बाद +5 है। ठीक है, +5 है। अब देखिए जब इसको गुणा कराएंगे ना, इसका भी हर 4 है, इसका ऊपर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -5, यहाँ होगा +5। जब दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो देखिए रैखिक समीकरण हो तो आसानी से उसी को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद ऐसे त्रिघात बहुपद आ जाता है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए पहले हम द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड से ना सॉल्व हो सके, शून्यक ना निकले, उसका द्विघात सूत्र लगा के, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं देखते हैं। अब देखिए ना, जैसे हमारा ये है ना एक, पहले इसमें हम देख लेते हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। जैसे अभी देखो हम लोग ये द्विघात बहुपद को सॉल्व किए थे ना, इसके दो शून्यक निकाले थे, 2 और 3 कैसे निकाले थे, इसको देखिए गुणनखंड किए थे। इसका x² क्या होता -2x -3x + 6, इसको हम कॉमन लिए थे तो ये यहाँ से क्या आ गया था x -2, यहाँ और यहाँ पे -3 कॉमन लेके x -2, फिर यहाँ से x -2 कॉमन लिए थे और x -3 यहाँ पे, तो हमारा ये आ गया था। तो यहाँ से x बराबर 2, एक शून्य का आया था और एक शून्य के x बराबर 3। ठीक है, ये क्या है हमारे शून्यक है। ठीक है, अगर हम शून्यकों का योगफल देखें, क्या शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा 2 - 3 क्या हो जाएगा, 2 - 3 क्या हो गया, ये 5 हो गया। और यही शून्यकों का गुणनफल देखे, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल तो क्या होगा 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का ये शून्यकों और गुणांकों में संबंध है ना। गुणांक क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या होगा 1 होगा, x का गुणांक -5, और यहाँ पे क्या है अचर पद है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या है 5 आया, 2 - 3 बराबर 5। यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है -5, और यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या है 2 × 3 क्या है ये 6 है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे x की घात, यहाँ पे x की जगह x का गुणांक क्या है 1 है ना, इसलिए यहाँ पे देखिए अपने आप ये 5 आ जा रहा है और ये 6। ठीक है,
अब देखिए कैसे करते हैं ये हमारा शून्यकों का योगफल क्या होता है अभी देखिए बताता हूं। एक आप ध्यान से देखिए द्विघात बहुपद हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर बस ठीक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये a क्या होता है, इस a को क्या बोलते हैं x स्क्वायर का गुणांक, b को क्या बोलते हैं x का गुणांक, c क्या है अचर पद, इसको क्या बोलेंगे देखो भैया ये क्या है x स्क्वायर का गुणांक है ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक इससे पहले भी बताया। और ये क्या है x का गुणांक, x का गुणांक। और ये c क्या है, ये अचर पद है, क्या है अचर पद ठीक है। अब देखिए यहां से हमें अब इस गुणांकों में ना गुणांकों यहां पे देखिए शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, क्या माइनस बी बाई ए। इसको देखिए b क्या है, b x का गुणांक है और ये क्या है x स्क्वायर का गुणांक, इसी को हम लिख सकते हैं माइनस ठीक है। b की जगह क्या लिख देंगे, b क्या है हमारा x का गुणांक माइनस x का गुणांक ठीक है, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक ठीक है। और ये गुणनफल योगफल हो गया। अब इसी शून्यकों का गुणनफल ठीक है, गुणनफल क्या होगा देखिए c बाई ए होगा, क्या होगा c बाई ए। तो देखिए योगफल क्या है b बाई ए माइनस का b बाई ए, यहाँ पे माइनस लगा है अपने आप, ये फार्मूले में लगा है कि भैया क्या होगा x शून्यकों का योगफल माइनस b बाई ए, शून्यकों का गुणनफल c बाई ए, c क्या है अचर पद और नीचे क्या है x स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, क्या है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक ठीक है। तो हमारा ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा यूज होगा ठीक है, इसको आप यहीं से तैयार कर लीजिए। क्या है हमारा शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए। अच्छा देखिए नीचे क्या है दोनों के एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देखिए बी बाई ए है, लेकिन ये ध्यान रखना है जब योगफल वाली बात होगी तो माइनस उसके सामने पहले लग जाएगा, क्या माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे शून्यकों का बात होगा तो अचर पद सी बाई ए, नीचे दोनों के ए है, यहाँ माइनस भी है योगफल में, गुणनफल में सी बाई ए है ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग इसमें रख के देखते हैं, तो देखिए योगफल इसके हिसाब से आ जाएगा। तो भैया योगफल क्या है, योगफल क्या है, योगफल देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इस समीकरण में देखिए क्या होता है, यहाँ से माइनस बी बाई ए, देखिए b की जगह क्या है यहाँ पे -5 है, क्या है x का गुणांक यहाँ क्या होगा -5, क्योंकि ये बताया था ना ये x का गुणांक यहाँ से अगर देखें तो -5 होगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके सामने माइनस लगा है ठीक है। अगर प्लस होता तो केवल 5 बोला जाता, लेकिन यहाँ पे है -5। अब देखिए -5 b बराबर क्या है यहाँ पे, अच्छा अगर इसकी तुलना करेंगे ना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करें तुलना कर लो ठीक है। अब देखिए a x स्क्वायर है, इसके सामने कुछ है तो नहीं है, तो इसका मतलब a बराबर 1 होगा ठीक है। यहाँ पे b बराबर देखिए x से लगा है, b बराबर यहाँ से क्या होगा, b बराबर यहाँ पे -5 होगा, ध्यान से देखिएगा। और c बराबर क्या होगा यहाँ पे 6 होगा ठीक है। अब योगफल की बात किए हैं, योगफल हमारा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो हम लिख लेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है माइनस बी बाई ए, लेकिन b क्या है -5 यहाँ पहले से है, एक माइनस इसके आगे देखिए माइनस और b की जगह -5 लिखेंगे इस तरीके से, और अपान a की जगह 1 ही है, तो माइनस माइनस जब अंदर जाएगा ये हो गया प्लस, तो मतलब 5 आ जाएगा, और 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5 ही तो आएगा। तो यहाँ से देखिए शून्यकों का योगफल क्या आया 5, और हमारा नॉर्मल जब गुणनखंड बीच से लगाए थे तो 2 धन 3 क्या आया 5 ही आया था। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल तो 2 3 का 6 हमारा ऐसे नॉर्मल निकाल के आया था, लेकिन फार्मूले से लगाते हैं तो देखिए गुणनफल जब शून्यकों का निकालेंगे, गुणनफल बराबर हमारा क्या है देखिए c बाई ए या फिर अचरपद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो भैया c बाई ए अगर हम लिख लें तो देखिए यहाँ से c की जगह क्या है,
सी की जगह 6 है, ए की जगह 1 है, 6 को 1 से भाग देंगे तब भी क्या आएगा हमारा 6 ही आएगा। तो भैया ये ध्यान रखेंगे ये फार्मूले से। अगर हमें पूछ ले कि तुरंत बताओ भैया गुणांक शून्यकों का योगफल पूछ ले और शून्यकों का गुणनफल पूछ ले, तो हम बस ये सब मत करो कि गुणनखंड करो। यहाँ देखिए तो मैं लिखा हूँ, इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब जाएंगे कि -b/a, मतलब अभी कोई पूछ लेता शून्यकों का योगफल तो क्या होता -5 होता, कि इसको -b/a करते, यहाँ 1 था, c/a 6/1, तो गुणनफल क्या हो जाता 6 आ जाता। ठीक है, अब देखिए एक द्विघात जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए जैसे ये समीकरण है x² + 5x + 6, ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूं, इसको श्रीधराचार्य सूत्र से लगाएंगे और इसके रूट निकाल के बताएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए श्रीधराचार्य सूत्र द्विघात बहुपद के लिए अगर जैसे आ जाए ax² + bx + c, ठीक है, ये द्विघात बहुपद का जनरल वो है। ठीक है, सामान्य द्विघात बहुपद है, इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि a और b और c तीनों की जगह बदलते रहेंगे, एक दो चीज कुछ भी हो सकता है, जब इसकी जगह बदल जाएगा तो अलग अलग द्विघात बहुपद मिलेंगे। ठीक है, इसका शून्यक निकालने के लिए हमारा जब देखिए गुणनखंड विधि से ना होना तो हमारा ये विधि, इसके लिए इसका सूत्र लगाना पड़ता है। तो इसकी देखिए जो शून्यक निकाले जाते हैं, और एक चीज देखिए कोई भी बहुपद है ना उसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है 2 है, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही इसके शून्यक, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, रैखिक बहुपद जैसे x + 7 लिखा है तो इसके 1 शून्यक होंगे, जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने शून्यक होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा द्विघात सूत्र क्या होता है, इसके शून्यक निकालने के लिए अगर इस द्विघात बहुपद के शून्यक हम मान ले, एक क्या है अल्फा है या एक बीटा है। देखिए ये अल्फा बीटा क्या लिखा हूं, इससे डरना नहीं है, ये अल्फा बीटा लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण अभी जैसे इसके पहले वाला समीकरण लिए थे 2 और 3 शून्यक आया था ना, तो उसमें से एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा, तो ये नॉर्मल सी बात है, अल्फा बीटा लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा अल्फा बीटा लिखा जाता है। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब ये नॉर्मल सी बात हो जाएगी। ठीक है, अभी अभी नया लग रहा होगा, लेकिन आगे चलते चलते ये सब आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ax² + bx + c है ना। अब देखिए इसको अल्फा और बीटा निकालने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र भी इसे कहते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा कामा बीटा बराबर होता है, देखिए क्या होता है, देखिए -b/2a, ठीक है, ±√b² - 4ac और अपान 2a, या फिर इसी को देखिए दोनों का क्या है हर सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया -b प्लस माइनस होता है। ठीक है, -b ± √b² - 4ac अपान 2a। ठीक है, क्या है अल्फा बीटा दो मूल निकलेंगे, -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, अब हम देखिए इसका यूज करते हैं, आसानी से देखिए, आराम से देखिएगा ना, अब इस सब क्लियर समझ में आ जाएगा क्या बात है। यहाँ देखिए x² + 5x + 6 है ना, अब हम इसके मूल पहले गुणनखंड शून्यक, इसके शून्यक निकालते हैं। ठीक है, इसके जो शून्यक निकालेंगे गुणनखंड विधि से, क्योंकि हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 5 है और ये 6 है, 6 को ऐसे तोड़ेंगे 2 × 3 में। ठीक है, 2 3 का 6 और 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो x² हो जाएगा +2x + 3x + 6, क्योंकि 2 3 5 हो ही जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, क्या होगा x + 2, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से x + 2। x + 2 दोनों में कॉमन है, तो x + 2 निकालेंगे बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ पे बचा है 3, x + 3। तो यहाँ से अगर शून्य देखें, जब इसको बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -3। तो इसके 2 शून्य आ रहे हैं, एक है -2 और एक है -3। ठीक है, इसके 2 शून्य आ रहे हैं। अब इसका मतलब भैया इस फार्मूले से भी क्या होना चाहिए, हमारा यही दोनों शून्यक आने चाहिए। देखिए कुछ ऐसे आ जाते हैं ना, जब इसका आप गुणनखंड विधि से शून्यक नहीं निकाल पाएंगे, तब के लिए जब आप गुणनखंड ना कर पाइए तो ये वाला सूत्र लगा लीजिए, फिर शून्यक आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा,
अब देखिए इसकी तुलना हम जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे तो देखिए ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसके पहले कुछ है नहीं, यहाँ पे a है तो a बराबर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 1 आ गया। और b बराबर पिछली बार -5 आया था, लेकिन यहाँ पे +5 है ना, तो b बराबर क्या होगा, 5। ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है, वो चाहे जहाँ रहेगा वो तो प्लस की तरह, लेकिन जैसे अगर माइनस आ गया उसके जरूर लिखेंगे। ठीक है, और c बराबर क्या है, यहाँ पे c बराबर 6 है। अब देखिए इसी में रख देंगे सबको आसानी से। ठीक है, यहाँ से देखिए जैसे हम रखेंगे, पहले क्या है फार्मूला, -b है, क्या है, यही रख लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, -b, माइनस लगा देंगे, b की जगह क्या है 5, तो हम यहाँ 5 लिख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट लगा दे रहे हैं, b स्क्वायर, b का स्क्वायर करना, b का 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 4 लिखा है ना, 4 लिख दिए, गुणे a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख देंगे, 4 गुणे 1, गुणे c क्या है, c 6 दिया है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, ये सब के सब स्क्वायर रूट के अंदर होंगे। अब देखिए इसको अपान में क्या लिखा है, 2a का मतलब 2, गुणे a का मान क्या है 1। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए -5 है, क्या है भैया, -5 है। ठीक है, प्लस माइनस फिर लगा है, क्या है, प्लस माइनस लग गया, अंडर रूट 25 है ना, 25, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4 गुणे 1 गुणे 6, तो 4 1 के 4 होगा और 4 6 24 होगा। अब 25 में से जब 24 घटेगा क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है भैया, 1 का वर्गमूल चाहे निकालो चाहे इसको वर्ग निकालो, क्या होता है, सिर्फ 1। तो भैया ये 25 में से 24 घटा 1 आ गया, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो 1 लिख दिया। और नीचे 2 गुणे 1 क्या है, 2 1 के 2, तो इसका मतलब नीचे क्या होगा भैया, 2 होगा, क्योंकि 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो 2 ही आएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए एक बार -5 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए जब प्लस माइनस है ना, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक बार प्लस लेंगे तो वो अल्फा हो जाएगा, एक बार माइनस वो बीटा, तो मतलब चाहे जिसको अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो मतलब एक बार साइन लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। जब देखिए एक बार प्लस लेंगे, क्या है यहाँ पे देखिए -5 प्लस -1/2, पूरे का बटे 2 ना। अब देखिए हम लोग क्या लेते हैं, पहले यहाँ का प्लस ले लेते, तो क्या होगा देखिए -5 प्लस 1 पूरे का बटे 2, तो देखिए -5 है और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 कम हो जाएगा, मतलब -4 हो जाएगा, क्या होगा, -4/2 हो जाएगा। ठीक है, अब -4 को 2 से भाग देंगे भैया, क्या आ जाएगा हमारा, -2, तो एक मूल -2 आया, तो यहाँ पे देखिए -2 आया था। अब की बार माइनस ले लेंगे तो यहाँ लिख दे, देखिए -5 -1 पूरे का बटे 2, -5 -1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, -6/2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, -3। तो देखिए -3 आया और -2 आया, -3 -2 आया, तो यहाँ पे देखिए -2 और -3 आया, तो -2 -3 यहाँ भी आ गया। तो देखिए ये विधि था नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, ये जब कोई कठिन क्वेश्चन जिसका ये ना कर पाए, आप इस तरीके से ना निकाल पाए, इस वहां पे श्रीधराचार्य सूत्र लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, यहाँ पे द्विघात बहुपद है, यहाँ पे त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद, इसमें कुछ सिमिलरिटी है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये द्विघात बहुपद है, इसमें सबसे पहली बात क्या आएगा, दो शून्य का आएगा, कितना शून्य, 2 शून्य। ठीक है, कितना शून्य भैया, 2 शून्य का, और इसमें कितना शून्य, क्योंकि बहुपद की घात 3 है तो इसमें क्या आएगा, 3 शून्य का आएगा। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो यहाँ से देखिए जब शून्यकों का, अच्छा इसके अगर 2 शून्यक मान लेते हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, इसके 2 शून्यक हमने मान लिया है क्या, अल्फा बीटा, और इसके 3 शून्यक हम मान लेते हैं, एक अल्फा एक बीटा एक गामा, ये देखिए इसको गामा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 शून्य, क्योंकि हम जानते हैं त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक मानना पड़ेगा, एक अल्फा एक बीटा एक गामा, यहाँ पे 2 शून्यक मानेंगे, द्विघात बहुपद है क्योंकि एक अल्फा है एक हमारा बीटा है। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल को हम ऐसे लिखते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए जोड़ने का मतलब योगफल होता है, तो भैया शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर क्या होगा,
ये होगा भैया ना माइनस बी बाई ए। बी कहाँ है, ये देखिए बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, दिमाग में याद रखेंगे। और देखिए और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। ये गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होता है भैया, सी बाई ए होता है, ठीक है। देखिए सबके नीचे ए है, ये वाला सबके नीचे है, यहाँ पे एक बार माइनस बी बाई ए, पहले माइनस लगा और बाद में प्लस लगा, ठीक है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। लेकिन ये वाला देखिए त्रिघात बहुपद में यहाँ पे आप ध्यान देखिए तीन शून्यक है, तो जब देखिए शून्यकों का योगफल ऐसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ अल्फा बीटा लिखे थे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए एक्स स्क्वायर की, देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, जब योगफल हुआ तो यहाँ से बी बाई ए, मतलब जैसे आगे बढ़ता है बी बाई ए फिर सी बाई ए, लेकिन ये ध्यान रखना पहले माइनस आया था, माइनस बी बाई ए फिर प्लस आया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ भी भाई दूसरा आया, यहाँ से फिर भी क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी आएगा, ये माइनस बी बाई ए। अब की बार जानते हैं दूसरा क्या फार्मूला होगा, देखो ये दो मूलों के दो शून्यकों का गुणनफल, देखिए कैसे, अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, देखिए कैसे होगा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर पता है क्या होगा, यहाँ देखिए माइनस बी बाई ए हुआ था ना, अब की बार आएगा सी बाई ए, क्या होगा भैया, सी बाई ए। यहाँ पे देखिए माइनस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, क्या है ये, सी बाई ए, ठीक है। अच्छा ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए घड़ी बना लीजिए, घड़ी ऐसे होता है, ऐसे घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए इसको अल्फा लिख दिए, इसको बीटा और इसको गामा। अब ऐसे चलेंगे अल्फा बीटा, ऐसे चलेंगे, अल्फा बीटा मिला, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, क्या भैया, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या होगा, सी बाई ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए दो शून्यकों का गुणनफल हुआ था ना, अब की बार तीनों का होगा, अल्फा बीटा गामा। देखिए जब ऐसे लिखा जाता है ना, इसका मतलब बीच में गुणा है, ये इसका मतलब अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा है। लेकिन ये जब चर लिखे जाते हैं ना, तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन हम जब गिनती लिखते हैं भैया, तो 4 गुणे 4, तो 4 4 नहीं लिखेंगे, अगर 4 गुणे 4 लिखना हो भैया हम ऐसे लिख देंगे 4 गुणे 4, क्योंकि 4 गुणे 4 तो 16 होगा, लेकिन और ये 4 4 लिख देंगे तो 44 नहीं हो जाएगा। लेकिन अचर होता है तो अलग अलग रहते हैं, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये चर रहता है, ठीक है। इसलिए अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या होगा, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या था, माइनस बी बाई ए, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा क्या हो गया, सी बाई ए। नीचे तो यही है, यहाँ से माइनस बी फिर प्लस सी। अब ये देखिए ना, ये इसके बाद होगा माइनस डी बाई ए, क्या होगा, माइनस डी बाई ए। माइनस डी क्यों, देखिए हम ये ध्यान रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो यहाँ से माइनस बी बाई ए, ये सी बाई ए, माइनस हो गया प्लस हो गया, फिर बार फिर माइनस माइनस डी बाई ए, क्या करेंगे, माइनस डी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए। देखिए ये माइनस का ध्यान रखें, उसके बाद बी सी बी तो बढ़ता जाएगा, इसका गुणांक फिर इसका गुणांक फिर इसका गुणांक। यहाँ पे देखिए घात भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए जब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा निकालना था, तो ये एक्स स्क्वायर वाला जो घात है उसको बी बाई ए किए थे, तो घात का ध्यान रखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते, देखिए अब क्या भैया, यहाँ माइनस लगा के, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला गुणांक होता है बी, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ऐसे यहाँ पे सी बाई ए, सी क्या है, एक्स का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ये क्या है, एक्स का गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक। और ये लास्ट वाला क्या है, अचर पद, माइनस लेकिन लगेगा, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। ये आप एकदम ध्यान से रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न आ जाएगा ना, बोलेगा भैया शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे ग्राफ दिए रहेंगे, तो आप देखेंगे क्या कि ये जो ग्राफ है, देखिए पहले एक चीज देखेंगे, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे ओ पॉइंट लगा है, ठीक है। सारे पॉइंट क्या है, ओ है, ओ है, ओ है, ठीक है।
अब देखिए ये एक ग्राफ, ये देखिए जो लाइन कट कर रहा है ये ग्राफ है, यहाँ पे देखिए ये वाली कर्व वाली ग्राफ है, ये देखिए खींचा गया ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ये इस तिरछी लाइन खींची गई ग्राफ है, ठीक है। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, रैखिक समीकरण है। इसमें बोलो शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जो ये ग्राफ है ना, ये एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगी उसके उतने शून्यक होंगे। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है, बोलो एक्स अक्ष को कहीं कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी भैया, 0 होगी, ठीक है। शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी, क्या होगी, 0 होगी, 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को कहाँ पे कट कर रहा है, ये देखिए पूरा एक्स अक्ष है, ये यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, ये देखिए एक जगह, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काटा है, एक बार यहाँ, तो ये 1 ये हो गई, ये 2, मतलब शून्यकों की संख्या इसमें कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ काटा, यहाँ 1 कट किया, यहाँ 1 कट किया, यहाँ पे 1 कट किया, तो 3 जगह कट किया, इसको शून्यकों की संख्या भैया 3 हो जाएगी। इसमें देखिए एक्स अक्ष को कहाँ कट करा है, 1 2 3, शून्यकों की संख्या यहाँ पे भी क्या होगा, 3। क्या देखना है कि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, जितनी बार काटा है उतने शून्यक। अभी कहीं बहुपद के रूप में दे दिया जाए ऐसे समीकरण की x³ + 4x² + 5 + 3 कितने शून्यक होंगे। तो सबसे पहले बहुपद के सबसे बड़े चर का सबसे बड़ी घात देखेंगे, यहाँ पे अगर 3 है तो इसके भैया कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, ठीक है। तो यही देख लेना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए ये बहुपद दिया है x² + 5x + 6 और 2x² + 10x + 6। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपके लिए। देखिए जैसे अगर हमें बहुपद ज्ञात कर, इसके बहुपद के मूलों का योगफल ज्ञात करना हो और मूलों का गुणनफल, ठीक है। अगर इस देखिए द्विघात बहुपद ये भी है, द्विघात बहुपद ये भी है, तो इसमें देखिए अगर इसके मूल अल्फा बीटा मान लें, अल्फा 1 1 बीटा, तो बताइए इसकी योगफल क्या होगा, अल्फा + बीटा क्या होगा और अल्फा × बीटा क्या होगा। देखिए अल्फा + बीटा क्या होगा, मूलों का योगफल क्या होता है, b - b/a। b क्या होता है, ये वाला होता है b, तो यहां से देखिए क्या होगा, ax² + bx + c, तो यहां से b वाला क्या है, 5 है, तो मतलब -b/a होता है, क्या होता है, -b/a। तो देखिए -b की जगह 5 है, और लेकिन पहले माइनस लगाए यहाँ पे फार्मूले में, तो क्या होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, एक की जगह, मतलब क्या आएगा हमारा, सिर्फ -5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अल्फा × बीटा क्या होगा, c/a, c/a की जगह मतलब 6/a, मतलब 6 है, 1 मतलब 1 है, 6/1 क्या हो जाएगा, मतलब 6 आएगा। तो देख रहे हैं ax² + 5x + 6 का मूलों का योगफल -5 आया और गुणनफल 6 आया। अब देखिए इसके हम करते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे फिर लिखेंगे अल्फा + बीटा क्या होगा भैया, -b/a। यहाँ पे देखिए b क्या है, अगर यहाँ लिख दे ax² + bx + c, तो यहाँ देखिए b क्या है, ये 10 है, तो यहाँ पे b, लेकिन माइनस पहले, तो क्या होगा, -10 और बटे क्या है, 2 है। अच्छा 10 को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा हमारा, -5 आएगा, ठीक है। और अल्फा × बीटा क्या आएगा, c/a, ठीक है। c क्या है, 6 है, और यहाँ पे a 2 है, 6/2, तो यहाँ से क्या आ गया, 3। अच्छा यहाँ से एक चीज देखने को मिल रहा है कि देखिए भैया यहाँ भी मूल आया -5 और मूलों का योगफल -5, गुणनफल 6 आया, और यहाँ पे भी हमारा -5 आया और यहाँ आया 3, क्या आया हमारा, यहाँ 3 आया है, ठीक है। अच्छा अगर इसी को हम क्या कर दे, 12 कर दे, क्या कर दे, 12, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा हमारा, 12/2, तो क्या आ जाएगा, 6। देखिए 12 इसलिए किया हूं ना, देखिए क्योंकि क्या किया हूं, इसी समीकरण में ना क्या किया हूं, 2 से गुणा करा दिया हूं सिर्फ, मतलब समीकरण नहीं है ये, इस बहुपद में ना 2 से गुणा कराया हूं। देखिए x² + 5x + 6 था, जब 2 से गुणा करा क्या हो गया, 2x² + 10x + 12 हो गया। ये मैं आपको एक चीज दिखाने के लिए किया हूं, ये देखिए क्या दिखा रहा हूं कि इस समीकरण के x² + 5x + 6 के भी मूलों का योगफल -5 आया और गुणनफल 6 आया, और यहाँ पे भी देखिए 2x² + 10x + 12 हुआ, 2 से गुणा करने के बाद भी, लेकिन सब में गुणा हुआ है, लेकिन मूलों के योगफल और गुणनफल में कोई अंतर नहीं हुआ। देखिए कैसे, -10/2 है, यहाँ पे -5 आया,
और अगर अल्फा इंटू बीटा है तो 6 आया। इसका मतलब देखिए मूल जो है मूलों का योगफल और गुणन, मतलब देखिए मूलों को योगफल और गुणनफल, अगर किसी समीकरण के मूलों का योगफल दे दिया जाए -5 और 6, तो बताइए कौन सा समीकरण लिखेंगे आप, ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे? तो मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है कि अगर मूलों का योगफल इतना और इतना गुणनफल दिया है तो ये भी हो सकता है बहुपद और ये भी बहुपद हो सकता है। दोनों बहुपद के मूल क्या है, मूलों का योगफल क्या है -5 और गुणनफल क्या है 6 है, ठीक है। तो अब देखिए हम एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, उस पे वहां पे आपको क्या दिया है, मूल दिए हैं, ठीक है, ये मूल दिए हैं और उससे बहुपद निकालने हैं, ठीक है। तो हम वो करते हैं। देखिए एक प्रश्न आएगा ना कि दिया रहेगा भैया मूलों का योगफल इतना है, मूलों का गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारा मूलों का जनरली हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ठीक है, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा तो योगफल क्या दिया, यही तो दिया है अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया है, ये क्या दिया है -b/a, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, ये गुणनफल -1 दिया है बराबर c/a। देखिए हमारा यहाँ पे दो से दो ही समीकरण है, देखिए -b/a बराबर 1/4 और c/a बराबर -1, ठीक है। और हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, सबको पता है भैया क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। हमें अगर a b c मिल जाए तो हम भैया क्या कर लेंगे, बहुपद ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया a b और c 3 वेरिएबल है। अब 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन 3 समीकरण की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ 2 समीकरण है। इसका मतलब a का मान ना दोनों के लिए बदल सकता, मतलब बदलने का मतलब ये दोनों के लिए सेम रख दो, जो मर्जी रख दो, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए क्या रखना चाहिए हमें, a का मान अगर हम मान लें यहाँ पे देखिए 1/4 आना चाहिए। अगर जैसे हम यहाँ पे a की वैल्यू 4 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि भैया a बराबर 4 के लिए, क्या a बराबर 4 के लिए अगर हम a को 4 मान लिए तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा -1, क्योंकि भैया जब नीचे वाला 4 के बराबर मान लिए तो ऊपर वाला भी तो इसके बराबर होगा, तो -b बराबर 1 होगा, तो b बराबर मतलब क्या, देखिए ये नीचे वाला a को 4 मान लिए तो ऊपर वाला भी क्या होगा, देखिए हम -b है तो -b बराबर 1 होगा, जब माइनस इधर चला जाएगा तो क्या होगा b बराबर -1, मतलब जब a बराबर 4 मान लेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे अब देखिए a बराबर 4 माने तो यहाँ पे भी क्या मानेंगे a बराबर 4, तो यहाँ पे a बराबर 4 के लिए तो जब यहाँ a बराबर 4 के लिए तो c बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a बराबर 4 रखें तो यहाँ -1 आएगा बराबर c बटे क्या हो जाएगा, a की जगह 4 रखना होगा ना। अब देखिए 4 से यहाँ तिरछा गुणा होगा तो c बराबर क्या होगा -4, a बराबर 4 के लिए c बराबर क्या होगा -4। अरे भाई तभी तो जब हम c को a से भाग देंगे c/a करेंगे, जब c बराबर -4 हो गया और ये 4, तभी तो जब इससे भाग दे 4 1 के 4 तभी तो -1 आएगा कि c/a क्या -1, तभी तो a को 4 मान लिए तो c भी क्या होगा, देखिए -1 को ऐसे नॉर्मली ना क्या लिख सकते हैं -1/1। तो यहाँ से देखिए अगर a क्या माने, यहाँ पे 4 मान लिए थे, यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्या है, इसका a 4 गुना है तो c भी क्या होगा, इसका 4 गुना होगा, तो यहाँ भी c क्या आ गया था -4, ठीक है। तो आपको जैसे समझ आए आराम से करिएगा। a बराबर सीधा यहाँ माने हैं तो यहाँ a बराबर 4 रख दीजिएगा, ठीक है। तो 4 रखते ही तुरंत c बराबर यहाँ से 4 से गुणा हो जाएगा, c बराबर -4 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारा a बराबर 4 है, b बराबर -1 और c बराबर -4, तो यहाँ रख देंगे। तो a बराबर क्या लिख देंगे भैया 4x², ठीक है। और b बराबर क्या रख देंगे b बराबर -1 है ना, तो -1 लिखा नहीं जाता, केवल x हो जाएगा -x हो गया, और c की जगह क्या हो जाएगा -4, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यही a की जगह और कुछ माने तो देखिए ये समीकरण हमारा आंसर तो यही मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो गया
बहुपद हो गया। लेकिन और भी आंसर आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे भी आंसर आ सकते हैं, इसमें कोई नहीं, बुक में लिखा है तो इससे ना डरिएगा, ठीक है। दूसरे आंसर कैसे आएंगे भैया, a बराबर 4 जैसे माने थे ना, यहाँ a बराबर 1 मान लो, अगर a बराबर 1 के लिए, ठीक है। अभी देखो, तभी मैं इससे पहले जो कराया था, देखिए दो समीकरण, दो बहुपद थे, लेकिन दोनों के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल सेम नहीं आया था। देखिए मूलों का योगफल और मूलों का गुणन, इससे पहले वाले में दो अलग अलग बहुपद थे, लेकिन दोनों के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल सेम आया था। इसका मतलब एक बार अगर मूलों का गुणनफल और योगफल दिया है, उसके लिए कई बहुपद हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये एक बहुपद है हमारा, इस तरीके से निकाल सकते हो। और दूसरा एक निकाल सकते, देखिए अब a बराबर 1 मान लिए, तो जब a बराबर 1 मानेंगे तो a की जगह 1 रख देंगे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर जब, अच्छा a बराबर 1 के लिए ना, जब भैया a बराबर 1 मान लेंगे, देखिए जब a बराबर 1 लिए तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 1/4 बराबर 1 की जगह 1 रखेंगे, तो माइनस b बाई क्या हो जाएगा, 1 से यहाँ तिरछा गुणा होगा, तो मतलब देखिए क्या होगा, माइनस b बराबर क्या आएगा, 1/4, या फिर ये माइनस इधर कर देते हैं, तो क्या होगा, b बराबर -1/4, ठीक है, b बराबर -1/4। अब देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे a बराबर 1 जब रखेंगे, ठीक है, a बराबर जब 1 रखेंगे, तो यहाँ पे जब a बराबर 1 के लिए, ये ध्यान रखिए, ये दूसरा है, ठीक है, पहले इसके पहले लग गया है, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। a बराबर 1 के लिए b बराबर -1/4 आया, तो a बराबर क्या आया है, a बराबर 1, तो a बराबर जब 1 रखेंगे तो c बराबर क्या होगा, c बराबर यहाँ -1 आ जाएगा। तो मतलब देखिए हमारा a 1 है, b -1/4 है और c -1, तो यहाँ से फिर समीकरण हो जाएगा, a की जगह क्या रखेंगे, 1, तो मतलब x² हो जाएगा, b की जगह रखेंगे -1/4, -1/4 हो गया, फिर उसके बाद c की जगह क्या रखेंगे, -1। तो भैया ये भी हमारा क्या है, वो बहुपद है जिसके क्या होंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल सेम होगा। अब इसी में ना 4 से गुणा करा दिया गया था, तो यह आ गया था 4 से गुणा कराने। अब इसी में चाहे जिस एक संख्या से इस बहुपद में गुणा कराते जाओ, सभी में, ठीक है, कोई भी बहुपद है इसी में गुणा कराओ, एक संख्या से गुणा करा दो या फिर भाग करा दो, लेकिन उसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, पूरा जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन अगर सेम से गुणा करा रहे हैं और सेम से ही भाग करा रहे हैं पूरे में, सभी पदों में, तो उसके मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप अगर कहीं आपका आंसर ये आ गया तब भी सही है, ये आ गया तब भी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से एक फार्मूला ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद निकालेंगे, या अल्फा बीटा क्या होगा, मूलों का योगफल, इसकी जगह रख दो मूलों का गुणनफल, ठीक है। अभी ऐसे इसमें रखते ना तो आपका तुरंत ये वाला आंसर आया था, ठीक है, लेकिन बुक में ये दिखाया है, तो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ये भी मैं करा दिया। और ऐसे ये है, अगर इसमें रखना चाहो तो यहाँ तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे भैया, x² लिख दिए, माइनस मूलों का योगफल दिया है 1/4, तो यहाँ 1/4x हो गया, प्लस, लेकिन अल्फा इंटू बीटा -1 दिया, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा -1 आ गया। तो देखिए यही वाला इक्वेशन मिल गया ना। अब इसी में 4 से मल्टीप्लाई कराते ही ये आ जाता, तो ठीक है, बुक में दे दिया, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लगाएंगे तो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए वही पिछला वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ले लिया हूँ, ठीक है। ये देखिए मूलों का योगफल 1 दिया, गुणनफल भी 1 दिया, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो भैया मैं अभी बताया क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा लगाइए, खटाक से आंसर मिल जाएगा आपको। x² लिख दिए। अब देखिए मूलों का योगफल 1 दिया, तो भैया -1 रखेंगे तो 1 का मतलब वही x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये लगाए, खटाक से आंसर पाएंगे, दोनों आंसर सही है, ठीक है, ये भी लगाया देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, फिर यहाँ पे क्या होता है, आप यही याद कर लीजिए, देखिए फार्मूला है ये, फिर क्या, x² माइनस अल्फा प्लस, ये बताया तो हूँ, यही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब जैसे बटे वाले में हो ना, तो जिससे भाग दिया हो उसी से सारे से गुणा कर दो, नॉर्मली ये लगाएंगे तो ये भी सही है,
यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 अल्फा इंटू बीटा रूट 5, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे 0, तो हमारा क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस क्या जाएगा हमारा रूट 5। एक ही बार में कैसे इस पे रखे थे ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0 दिया, तो 0 रखेंगे ना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है रूट 5, तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा, मतलब क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 ना, तो यही तो हुआ। ठीक है, आप ऐसे नॉर्मल लगाए कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए ये प्रश्न दिया है ना, क्या दिया भैया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये 3 मैं लिया हूं इसमें से जो थोड़ा अच्छे लग रहे थे। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन में क्या दिया है कि भैया इसके मूल ज्ञात करने हैं, और इसके मूलों और इनके गुणांकों में जो संबंध होता है उसको वेरीफाई कराने की हाँ भैया ये सही है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके पहले मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे गुणनखंड करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, 8 को ऐसा तोड़े कि जोड़ने पे -2 आए, तो 2 गुणे क्या होगा 2 गुणे 4। ठीक है, तो 2 गुणे 4 होगा 8 होगा, लेकिन यहाँ अगर माइनस लगा दे इस वाले पे 4 वाले पे तभी होगा -2, क्योंकि जब दोनों जोड़ेंगे तभी तो -2 आएगा, लेकिन दोनों का गुणा -8 हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बड़े वाले पे माइनस, तो -4x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दोनों में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन तो x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन तो x, यहाँ क्या, अच्छा ये देखिए प्लस का है। ठीक है, यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा 4, x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2, यहाँ से रूट क्या आएगा x बराबर मतलब शून्य क्या आएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर मतलब 4 और -2 आएंगे, तो इनका योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा, यहाँ से 4 और -2 योगफल क्या आएगा भैया, 4 और -2 जोड़ेंगे क्या आएगा 2 आएगा, और गुणनफल क्या आएगा 4 गुणे -2 क्या हो जाएगा -8। अब ये फार्मूले से हम निकालेंगे यही, देखिए अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। यहां से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो यहां से देखिए a बराबर हमारा क्या आएगा 1 आएगा, और b बराबर -2। ठीक है, और c बराबर हमारा क्या आएगा -8। ठीक है, तो -b/a b यहाँ पे -2 पहले से है, -1 यहाँ पे है, तो माइनस और -2 ऐसे आएगा, एक की जगह 1, तो एक माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया 2, यहाँ पे भी देखो योगफल 2 आया था, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, c क्या है -8 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी -8 ही आएगा, 1 से भाग देने पर वही तो आएगा, तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा -8, यहाँ भी क्या आया है -8। इनको भी ऐसे ही करना। ठीक है, ये थोड़ा देखिए इस तरीके से था, तो आप सोचे मैं डर न जाओ आप, इसलिए करा रहा हूं। देखिए t² -15 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर बना लिया। ठीक है, √15 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से a² - b² का फार्मूला लगेगा, तो t -√15 और क्या हो जाएगा t प्लस √15, तो यहाँ से एक रूट इधर चला जाएगा, मतलब तो t बराबर क्या आ जाएगा √15, एक शून्य √15 आ जाएगा, और दूसरा शून्य -√15। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का जोड़ निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो जब दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से क्या होगा प्लस √15 माइनस का, दोनों जब एक प्लस एक माइनस तो 0 आ जाएगा, लेकिन गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जब दोनों का गुणा होगा तो देखिए एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस तो आएगा ही, और √15 का गुणा क्या हो जाएगा 15। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कहीं √2 जैसे लिखा हो √2 गुणे √2, तो इसका मतलब क्या होता है 2 होता है। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। अब देखिए फिर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे t² -15, इसकी तुलना जब हम करेंगे t² -15 की तुलना ax² प्लस यहाँ t है ना, तो हम at² कर देंगे। ठीक है,
AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C से कैरी पर, ठीक है। ये यहाँ वेरिएबल है x होता है तो t हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, वही t की जगह x की जगह t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे a बराबर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ से ये t वाला अकेले कहीं पे है ही नहीं, t स्क्वायर है और एक अचर पद है। ये बीच वाला जो होता है, ये देखिए x वाला, इसमें t की एक घात होती है, t की एक घात का पद ही नहीं है, तो यहाँ से ये 15 क्या है, अचर पद है, मतलब c बराबर कांस्टेंट पद -15। अब देखिए गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अच्छा b क्या आएगा, b तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ t का कोई पद ही नहीं है। तो अब बताओ 0 को किसी से भाग देंगे, a की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा हमारा 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया हमारा 0, तभी तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 आया है। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c/a, और c क्या है हमारा -15 और a क्या है 1, तो -15 को 1 से भाग देंगे क्या आएगा -15 ही आएगा। तो यहाँ और यहाँ दोनों क्या आ रहा है, यही बस इतना कर देंगे ना तो ये जांच हो जाएगी कि भैया देख लो, यहाँ पे आया ऐसे निकाले थे तो 0 आया जोड़ने पे और गुणा करने पे -15, और ये संबंध लगा के निकाले तो भी यही आया, यही चेक कराना। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, सेम ऐसे करेंगे, यहाँ पे बता दो, देखो क्या लिखा है 6x², ये -7x पीछे कर दिया, इसको आगे कर लो भैया, -7x और -3 यहाँ लिख दो। देखिए ये तरीका सही से कर लो, ये आगे पीछे कर लिया था जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, बस उसके बाद क्या करना है, इसका गुणनखंड करेंगे। क्षेत्र देखिए यहाँ गुणनखंड करता है, ये इसको पहले इसमें गुणा कराते हैं तो क्या होगा 6 × 3 क्या हो जाएगा 18, और इसको ऐसा तोड़ना है कि -7 जोड़ने पे आए, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 2 -9 × 2, क्योंकि छात्री का 18 माइनस का 18 आता तो माइनस का 9 × 2 इसलिए कर रहे हैं, जब दोनों को जोड़ेंगे -9 ज्यादा है और 2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6x² -9x -2x, ये 2 है ना, 2x -3। अब यहाँ से देखो 3x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 2x -3, और यहाँ पे -1 कॉमन होगा, देखिए ये प्लस होगा, ये प्लस है फिर, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस का 9 है लेकिन ये 2 का प्लस है ना, तो 2 रहेगा तभी तो आएगा जोड़ के, तो यहाँ +2 है तो यहाँ से कुछ कॉमन, 1 कॉमन होगा, क्या होगा, तो यहाँ बचेगा 2x -3, ठीक है। अब 2x -3 दोनों में है तो 2x -3 और 3x + 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो x बराबर जब उधर जाएगी -3 उधर जाएगा तो मतलब 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2x -3 लिखा है ना, तो 2x -3 = 0, 3 उधर जाएगा तो 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ से 3/2 और यहाँ पे जब ये जाएगा तो यहाँ से -1/3, इनको जोड़ेंगे तो जो आएगा, इनको जोड़ने पे अल्फा प्लस बीटा अगर देखें दोनों को जोड़ेंगे 3/2 और -1/3, 3 जा 9 और ये 2, मतलब क्या हो जाएगा 3 3 का 9, 2 1 के 2, 9 में से 2 के मतलब 7 क्या आएगा 6, ठीक है। और गुणनफल क्या होगा, दोनों का गुणा करें 3 से ऊपर गुणा नीचे कट जाएगा, -1/2 आएगा, क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। अच्छा जब हम फार्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है b/a होता है, माइनस का b/a ना, माइनस का b/a, देखिए b की जगह क्या है यहाँ पे, b बराबर है हमारा -7, a बराबर क्या है 6 है, और c बराबर क्या है -3। तो यहां से जब आप लगाएंगे b/a तो b/a माइनस का b/a ना, तो -7 पहले से तो 7 माइनस कट जाएगा, माइनस तो 7 बटे क्या आएगा 6, और यही तो 7/6 है। और c/a जब लगाएंगे तो क्या होगा -3/6, तो 3 से कटेगा तो मतलब -1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आसान है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ना, जैसे देखिए 4 से हम 9 को भाग करते हैं ना तो क्या होता है 4 दूना 8 और यहाँ 1 आ जाता है, तो हमारा 9 बराबर क्या होता है 4 × 2 धन 1, यही तो होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ऐसे एक बहुपद अगर px है और इसको gx से भाग दे रहे हैं और इसका शेषफल आ जाए, भागफल आ जाए qx, जब इसको भाग दे तो इसका भागफल अगर qx आ जाए और शेषफल आ जाए rx, तो हमारा यहाँ से px बराबर क्या होता है पता है, px बराबर होता है gx × qx + rx, ठीक है। ये होता है वही भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये हमारा आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए और एक चीज होता है, जैसे ना कोई बहुपद है px, ठीक है, अगर हमें इसको x माइनस ए से भाग देना हो, इस px को x माइनस ए से भाग देना हो और ज्ञात करना हो कि इसका शेषफल क्या होगा, तो पता है क्या होगा शेषफल, इसका pa होगा। शेषफल क्या होगा भैया, शेषफल pa होगा। मतलब एक एग्जांपल बताता हूं आपको, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे px लिखा हो ना, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 8 लिखा हो। ठीक है, क्या लिखा हो, प्लस 8, और इसको ये दे दे कि भैया इसको आप भाग दीजिए x माइनस 2 से, भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा ये बताइए। देखिए px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है, को x माइनस 2 से भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए यही जो -2 लिखा है ना, तो यहाँ -2 अगर लिखा हो तो +2 x की जगह ऐसे, देखिए क्या निकालेंगे, p2 निकालेंगे। यहाँ -2 है तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ ऋण है तो यहाँ क्या लिख देंगे, धन, तो p2 निकालना, यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, x की 2 रख देंगे, 2 की स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 धन 8, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और धन 5 गुना 10 हो जाएगा, और धन 8, तो यहाँ से हो जाएगा 10 4 14 8 22 हो जाएगा। तो इसका शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 22 आएगा। जब देखिए x माइनस 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 22 आएगा। भाग देंगे ना तब भी यही आएगा। ठीक है।